गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार का बचा हुआ भाग। वर्ण विचार का आगे भाग पढ़ने से पहले जो है हम एक बार पाठ को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो पिछले सेशन में हमने जाना कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। हमने जाना वर्णमाला वर्ण। अब उसके बाद जाना हमने कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्णों की माला। जब एक साथ सारे वर्ण आ जाते हैं, उनका व्यवस्थित समूह जो होता है, उनका क्रमबद्ध समूह जो है, हम उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के दो भाग हैं जिसको हमने जाना स्वर तथा व्यंजन। स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर जो है, स्वरों की संख्या 11 है, व व्यंजनों की संख्या 33 है। हमने जाना कि स्वर जो है उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके विपरीत व्यंजन जो है उन्हें हम स्वरों की सहायता से ही बोल पाते हैं। हम उन्हें लिख तो सकते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं कर सकते, वे स्वरों के अभाव में अधूरे हैं। इनके बीच हमने जाना कि अयोगवाह जो न व्यंजन की श्रेणी में आते हैं न स्वर की श्रेणी में आते हैं, ये बीच की श्रेणी में आते हैं। और बीच की श्रेणी में हमने इन्हें क्यों डाला है? क्योंकि इनका स्वतंत्र प्रयोग हो ही नहीं सकता। इनका प्रयोग करने के लिए या तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है या हमें व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। हमने 3 प्रकार के योग जाने जिनको हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के रूप में जाना। रेखा के ऊपर जब हम बिंदु लगाते हैं तो वह कहलाया अनुस्वार। रेखा के ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वो कहलाया अनुनासिक। और इसी प्रकार जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय जब ह की ध्वनि जो है वह आए तो वह कहलाया विसर्ग। अनुस्वार यानी जिसका उच्चारण करते समय हवा जो है नाक के द्वारा बाहर निकलती है। इस तरह हम उसकी पहचान कर सकते हैं किसी भी शब्द की कि यहाँ कौन सा जो है अनुस्वार आएगा, अनुनासिक आएगा या विसर्ग आएगा। इसकी पहचान कैसे होगी कि जब हम बोलेंगे तो ध्वनि जो है नाक के द्वारा ही अगर सिर्फ निकलती है तो वह अनुस्वार कहलाता है, जैसे कि कंगन, मंगल इत्यादि। उसी प्रकार बात करते हैं हम अनुनासिक की, यानी कि जिसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से ही निकलती है। आंख यानी कि हवा जो है मुंह और नाक दोनों के द्वारा निकलती है। उसी प्रकार विसर्ग का हम जल्दी से उदाहरण देखेंगे। विसर्ग प्रातः, प्रायः जो है अंत में ह की ध्वनि का उच्चारण होता है। इस प्रकार हमने जाना कि व्यंजन और स्वर की बीच में आते हैं अयोगवाह। व्यंजन 33 हैं। इस प्रकार ये कुल मिला के सब जो है हिंदी वर्णमाला 52 वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा व्यंजन और व्यंजन के भेद, यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है या स्वर की आवश्यकता पड़ती है वे कहलाते हैं वे कहलाते हैं व्यंजन। व्यंजन के हमने जाना कितने भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार व्यंजन के 3 भेद माने स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसकी भी पहचान हमने कैसे की? स्पर्श व्यंजन यानी कि छूना, स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना कहीं पर। इनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुख के जी को छूती है, तालु को छूती है, मूर्धा को छूती है। अंतःस्थ व्यंजन यानी कि जो हमारे अंदर ही स्थित हैं, इनको उच्चारण करते समय य, र, ल, व, इनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुख से बाहर की ओर निकलती है। और ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय ऊष्मा जो है
ऊर्जित होती है, बाहर निकलती है, ये गर्म व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, अंतःस्थ की है 4 और ऊष्म की है 4, कुल मिला के 33 व्यंजन माने गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं वे कहलाते हैं, दो वर्णों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं वे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हमने जाना वो कौन कौन से हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। इनके उदाहरण हमने क्रमशः देखे, क्षमा, मित्र, ज्ञानी और श्रम। आज हम बात करेंगे द्वित्व व्यंजन की। आज हम पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। जब कोई व्यंजन वर्ण समान व्यंजन वर्ण से मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क पक्का, च बच्चा, ज सज्जा, ल दिल्ली, म अम्मा, ब गुब्बारा इत्यादि। अब इन्हीं सब उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि समान वर्ण व्यंजन की जो है पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए ये कहलाए द्वित्व व्यंजन। यानी जब एक ही वर्ण व्यंजन का प्रयोग दो बार होता है तो वह कहलाए द्वित्व व्यंजन। इस प्रकार जब कोई व्यंजन वर्ण समान व्यंजन वर्ण से मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क पक्का, च बच्चा, ज सज्जा, ल दिल्ली, अम्मा, गुब्बारा इत्यादि। तो इस प्रकार हमने व्यंजनों के बारे में समझ लिया, व पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मात्राओं की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी व्यंजन होते हैं उन सब में अ का स्वर निहित होता ही है। अगर कोई भी मात्रा का स्वर या अ उसमें नहीं निहित है तो हम उसको लिख तो सकते हैं लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते हैं। इस प्रकार जो है मात्राओं का बहुत ही महत्व है और हर मात्रा का जो है एक विशिष्ट जो है स्थान है। तो जब स्वर और व्यंजनों को जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है और वे क्या कहलाती हैं, मात्राएं। तो आज हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में। जब स्वर और व्यंजनों को साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के
इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ, यानी कि कमल, यानी कि व्यंजन और स्वर दोनों के मेल को जो हमने बनाया, तो इसका स्वरूप बदल गया और इस बदले हुए स्वरूप को ही जो है हमने मात्रा कहा। उसी हम पढ़ेंगे, जब स्वरों और व्यंजनों को साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे मैंने आपको कमल का उदाहरण दिया है, आपकी पुस्तक में कोमल का उदाहरण दिया हुआ है। अ के अलावा प्रत्येक स्वर वर्ण की अपनी मात्रा होती है। अ प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला होता है। जैसे क, च, प, बिना अ के हम व्यंजन को हलंत लगाकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो रेखाएं होती हैं ये हलंत कहलाती हैं। जब हम इस तरह की एक स्लांटिंग लाइन किसी भी व्यंजन के नीचे बनाते हैं तो ये हलंत कहलाते हैं, जिनको हम लिख तो सकते हैं लेकिन हम इनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर और उनकी मात्राएं का जो है साइन कौन कौन से हैं। हमने जाना कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं स्वर? कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, औ, री, ए, आई, ओ और औ। अब इनकी जो है मात्राएं निर्धारित हैं, जिन्हें हम किसी प्रकार लगाते हैं, देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है, ये हर उसमें निहित होता है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं है। इसकी है ये, इसकी जो है ये, इसकी ये, इसकी और इसकी और इसकी जो है, री की जो है ये, ए की और ओ की इस प्रकार और औ की जो है इस प्रकार जो है हम मात्राएं लगाते हैं। जैसे कि यहाँ हम उदाहरण देखेंगे, क में जब हमने आ मिलाया तो बना का, हमने जब इसमें छोटी ई मिलाई तो बना की, उसी प्रकार जब हमने बड़ी ई मिलाई तो बना ये, कु मिलाया हमने, छोटा ऊ मिलाया कु, और जब हमने बड़ा मिलाया तो ये इस प्रकार रूप लेगा, और ये हमने मिलाया तो इस प्रकार रूप लेगा। इनके हम उदाहरण भी देख सकते हैं। इसके उदाहरण मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे कि काम, किस, कील, कुल्फी,
कूकना, जब कोयल कूकती है, और कृषक अर्थात यानी कि किसान। यहाँ हम देखेंगे के और ओ, ये हो गया कोसना, कौतूहल, कैरी और गुजराती में एक शब्द बोलते हैं हम केम, यानी कि कैसा। इस प्रकार हमने जाना स्वर व उनकी मात्राओं के बनाने में और उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में कि हम इनका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। इनके अलावा जो है हम र के जो है विभिन्न रूप हमें मात्राओं में देखने के लिए मिलते हैं कि र को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं अलग अलग जगह पे। तो अब हम बात करते हैं र के विभिन्न रूपों की। अब हम बात करते हैं र को जो है हम किस किस प्रकार कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं। र के विभिन्न रूप के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जो व्यंजन के अतिरिक्त अन्य रूप में भी प्रयोग होता है, यानी कि वो मात्रा के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो हम किस किस प्रकार करते हैं देखेंगे। जब हम स्वर रहित यानी कि हलंत, इसका जब भी प्रयोग करते हैं तो यह मात्रा में भी काम आता है। र का प्रयोग जब हम किसी व्यंजन से पहले करते हैं, यानी कि कोई भी व्यंजन क ख ग ड़ में से कोई भी जो व्यंजन है हम पहले जब उसका प्रयोग करते हैं तो वह व्यंजन के ऊपर आता है, जिसको हम रेफ कहते हैं, जिसको हम रेफ की मात्रा बोलते हैं। यहाँ देखेंगे जैसे मैंने लिखा कर्म, आधा र है लेकिन म से पहले है, बीच में इसका स्थान है, तो व्यंजन से जब ये पहले आता है तो हम इसको ऊपर लगा देते हैं और ये रेफ कहलाता है। धर्म, ये कहलाया रेफ की मात्रा। यदि आपको कोई बोले रेफ है कर्म, धर्म, गर्म, वर्षा, यानी कि किसी भी व्यंजन से पहले आता है तो ये उस व्यंजन के ऊपर इस प्रकार लगता है, तो ये कहलाती है रेफ की मात्रा। अब हम बात करते हैं पदेन की मात्रा। पदेन यानी कि पाँव में लगना, पदेन अर्थात पाँव में लगना। जब र का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन के पश्चात होता है तो वह वर्ण की पाई के नीचे की ओर लिखा जाता है। एक बार फिर से समझाते हैं। जब र का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन के पश्चात होता है, यानी कि उसमें स्वर नहीं है, तो वह उसके पाँव की नीचे की ओर मात्रा के रूप में लग जाता है, नीचे की ओर। इसके उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, उसे पदेन बोलते हैं। जैसे ये हमने पढ़ा रेप, अब हम पढ़ रहे हैं पदेन। पद यानी पाँव, पाई नीचे। जैसे कि हमने पढ़ा व्यंजन रहित जो है, स्वर रहित व्यंजन के साथ इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रकाश, तो ये कहाँ लगेगा, यहाँ प्रकाश, यानी कि अब इसमें अ नहीं है और यहाँ पे र इस प्रकार आ गया है, ये स्वर रहित है। हमने ये जाना कि ये जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, इसको हम इस तरह खड़ी पाई के रूप में लगा देते हैं। क्रम, ग्रह, इस प्रकार हम इसे लगा देते हैं। अब जब हम र का प्रयोग स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ के बाद हो तो वह इनके नीचे हम लगाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे ड्रम, ट्रक, ट्राम, ट्रॉली,
आदि, यानी कि इनका जो है प्रयोग हम इनके बाद करते हैं। ट्रक यानी कि ट के बाद में आ रहा है र। तो इस प्रकार के जो व्यंजन है इनके नीचे अगर हम इनके साथ इसका प्रयोग कर नए शब्द हमें बनाने हैं तो वे इस प्रकार बनते हैं। जैसे ट्रक बोला, इसके बाद गया और ये संख्या में जो है 4 हैं। ट, ठ, ड, ढ। जब हमें इनके साथ र का प्रयोग करना है तो हम इस प्रकार करते हैं और नए शब्दों का निर्माण हम कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। हमारा आज का पाठ किसके बारे में है? हम पढ़ रहे हैं वर्ण के बारे में, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके। विच्छेद यानी अलग करना। अब यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो हम उसमें से अलग क्या करेंगे? लेकिन हमने बात की कि पूरी वर्णमाला में 33 हमारे जो हैं व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन जो है उन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है। वर्ण विच्छेद के अंदर हम उन वर्णों का विच्छेद करेंगे, उनको अलग करेंगे जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उनके टुकड़े कर कर हम देखेंगे, वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि शब्द के प्रत्येक वर्ण को इस प्रकार शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है पुस्तक। अब हमने जाना हमारे पास क्या है, मात्राएं और व्यंजन। तो प में क्या है? प और छोटे उ की मात्रा। प के नीचे हमने हलंत लगाया, यहाँ पे लगाई हमने छोटे उ की मात्रा प्लस स चूंकि हमारे पास आधा ही है, ये बता रहा है कि इसमें कोई भी मात्रा निहित नहीं है, इसको आधा लिखा है, यानी कि यह सिर्फ आधा ही है। तो यहाँ सिर्फ हलंत आएगा और इसके साथ कोई भी स्वर नहीं आएगा। फिर आएगा त के अंदर अ स्वर निहित है तो हम यहाँ लिखेंगे अ, और फिर है क, इसके अंदर भी अ निहित है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों के मेल से बना पुस्तक। फिर है हमारे पास तिथि। त के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा। फिर है हमारे पास थ, और थ में भी हमारे पास है छोटी की मात्रा। इस प्रकार 4 वर्णों के मेल से बना तिथि। फिर है प्रकाश। प के अंदर क्या है? र, जो मात्रा के रूप में इस प्रकार आया है, प्लस अ, प्लस क में क्या है? आ की मात्रा। फिर श में है अ की मात्रा। इस प्रकार बना प्रकाश। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकाश। फिर बना पर्वत। फिर है हमारे पास पर्वत। अब हम देखेंगे पर्वत। प अ र, यानी कि व्यंजन के
बाद बोला गया है, इस व्यंजन के बाद बोला गया है और इस व्यंजन के पहले बोला गया है। र प्लस व प्लस अ प्लस त अ। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्णों के मेल से बना पर्वत। इस प्रकार हमने जाना कि किसी भी शब्द में से हम वर्णों को अलग किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमने अच्छे से जान लिया कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। एक बार हम दोबारा जल्दी से पाठ को दोहरा लेते हैं। हमारा पाठ था वर्ण विचार के बारे में कि वर्ण क्या है। तो हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वह कहलाता है वर्ण। वर्ण हिंदी वर्णमाला में जो है पूरे 52 वर्ण आते हैं, 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं। फिर हमने स्वर के भेद जाने। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग अब नहीं होता है। ह्रस्व स्वर जिनमें बहुत कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिनमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। फिर हमने जाना व्यंजन के बारे में। व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के अलावा हमने जाना संयुक्त व्यंजनों के बारे में और द्वित्व व्यंजनों के बारे में। फिर हमने जाना मात्राओं के बारे में। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं और उनकी मात्राएं कौन कौन सी है, किस प्रकार हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर हमने जाना कि र एक ऐसा वर्ण है जिसको हम मात्रा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम 3 तरह से प्रयोग कर सकते हैं, रेफ के रूप में, पदेन के रूप में, और जब ये नीचे लगाकर 4 हमारे व्यंजन है ट ठ ड ढ के नीचे जो हम इनको लगाते हैं तो ये नीचे त्रिकोण के रूप में लगाया जाता है। इस प्रकार र को हम 3 प्रकार की मात्राओं में लगा सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और इनका स्वरूप जो है शब्दों का हम बदल सकते हैं। फिर हमने जाना कि किसी भी शब्द में से वर्ण जो है विच्छेद यानी कि उनको अलग अलग किस प्रकार किया जा सकता है। उसमें से वर्ण और जब हम स्वर को अलग अलग कर देंगे तो वह कहलाएगा वर्ण विच्छेद। उसके उदाहरण हमने यहाँ देखे और पाठ को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।